सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर, एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज के इस लेक्चर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? आज हम व्हाइट ब्लड कप सेल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, मतलब हम श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आज का टॉपिक है WBC। मैं फ्यू सेकेंड्स के लिए आपके साथ ये डिस्कस कर लूं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स के बारे में स्टडी किया था। हमने आरबीसी के बारे में स्टडी किया, आरबीसी के साथ साथ हमने प्लेटलेट्स के बारे में भी क्या किया था, स्टडी किया था। ठीक है, और ये आरबीसी और प्लेटलेट्स, इन दोनों को डिस्कस करने के बाद आज हम लीड करते हैं सीधे थर्ड टाइप का जो ब्लड सेल्स होते हैं या फिर रक्त कोशिकाएं होती हैं, उसे हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, WBC के बारे में कौन कौन से बेसिक पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी बेसिक पॉइंट को हम यहाँ पे वन बाय वन क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। देखिए, WBC जो है इसको क्या कहते हैं, आप सभी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे व्हाइट ब्लड कप सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कहते हैं व्हाइट ब्लड कप सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने कहा इसे व्हाइट ब्लड कप सेल्स कह दिया। अब व्हाइट ब्लड कप सेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं ये भी आपको पता है। इसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। क्या कहा जाता है? मैंने कहा इसे व्हाइट ब्लड कप सेल्स को ही क्या कहते हैं? मैंने कहा इसे कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। और मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो कप सेल्स होते हैं बेसिकली इसका साइज बहुत क्या होता है, टिनी साइज के होते हैं, माइक्रो साइज के होते हैं, बहुत ज्यादा सूक्ष्म आकार के होते हैं। तो ये कप सेल्स हो गए। उसके बाद डायरेक्टली अब हम स्टडी करने वाले हैं कि WBC के बारे में और कौन से इंफॉर्मेटिव थिंग है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, व्हाइट ब्लड कप सेल्स के साथ साथ इन्हें और क्या कहा जाता है? मैंने कहा इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें ही कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं इसे? मैंने कहा इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। देखिए, ल्यूकोसाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे WBC के कलर की बात करते हैं, व्हाइट ब्लड कप सेल्स की कलर की बात करते हैं, तो इसका कलर क्या होता है? मैंने कहा ये कलरलेस होता है। क्या होता है? इसका कोई कलर नहीं है, ये रंगहीन है। मैंने कहा ये क्या होते हैं? ये कलरलेस होते हैं। और कलरलेस होते हैं इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है और व्हाइट ब्लड कप सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। अब देखिए, WBC के बारे में हमें नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करना है, अगर इसके बारे में हम नेक्स्ट थिंग स्टडी करें तो वो क्या होता है? देखिए, अब यहाँ पे इसके साइज की बात करते हैं। तो देखिए, ये कहा जाता है कि इसका साइज क्या होता है इस जो, मैंने कहा इसका साइज जो है लार्जर साइज के होते हैं। कैसे होते हैं? मैंने कहा ये लार्जर साइज के होते हैं। लार्जर साइज क्यों बोला? मैं यहाँ पे WBC के साइज को RBC के साइज से कंपेयर करके बोल रहा हूं कि यहाँ पे WBC का साइज जो होता है वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू RBC। और यहाँ पे साइज तो लार्जर है, लेकिन अगर इसके नंबर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मैंने कहा यहाँ पे अगर WBC के नंबर की बात करते हैं तो इसका नंबर क्या होता है? मैंने कहा यहाँ पे ये नंबर में तो क्या होते हैं, कम होते हैं, लेस होते हैं। तो नंबर में ये कम होते हैं या लेस होते हैं, लेकिन इनका जो साइज होता है वो RBC से क्या होता है, ज्यादा होता है। देखिए, अब यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हम रेशियो की बात करते हैं, किसकी बात करें? अगर हम यहाँ पे रेशियो की बात करें, रेशियो किसके बीच में? मैंने कहा रेशियो बिटवीन RBC। यहाँ पे RBC के साथ साथ अगर हम WBC, ठीक है, RBC और WBC के बीच में अगर रेशियो की बात करते हैं कि इनका रेशियो क्या है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, तो देखिए रेशियो जो होता है ये होता है 600:1। क्या होता है? 600:1। इसी से आप ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर कितने लेस नंबर में WBC होते हैं, व्हाइट ब्लड कप सेल्स होते हैं। 99% जो टोटल ब्लड कप सेल्स में तो केवल RBC ही होता है, रेड ब्लड कप सेल्स ही होते हैं। तो मैंने आपको ये कहा कि WBC लार्जर साइज के होते हैं, बट अगर हम इसके नंबर की बात करें तो ये लेस इन नंबर होते हैं, इनकी संख्या बहुत कम होती है। कितनी कम होती है? आप इस रेशियो से इस बात को पता कर सकते हैं कि यहाँ पे रेशियो जो
होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, मैंने कहा 600:1 होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमें कौन सा पॉइंट स्टडी करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हम डब्ल्यूबीसी जो है मतलब यहाँ पे व्हाइट ब्लड कप सेल्स के शेप की बात करें, किसकी बात करें हम यहाँ पे, अगर हम इसके आकार की बात करते हैं, इसके शेप की बात करते हैं स्टूडेंट की, इसके शेप के बारे में क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पर इसके शेप के बारे में, इसके आकार के बारे में कौन से पॉइंट हमें स्टडी करना होता है कि इसका जो शेप होता है स्टूडेंट बेसिकली कैसा होता है, ये जो है अमीबॉइड होता है। कैसा होता है, मैंने कहा इसका शेप अमीबॉइड शेप के होते हैं, मतलब अमीबा के जैसा आकार होता है और अमीबॉइड शेप के होते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अमीबा का शेप कैसा होता है, आपको इतना पता है कि अमीबा का शेप जो है वो कैसा होता है। मैंने कहा ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, मैंने कहा ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं, क्योंकि अमीबा का तो कोई शेप क्या नहीं होता, मैंने कहा अमीबा का कोई शेप जो है डिटरमाइन नहीं होता, निर्धारित नहीं होता, इसका कोई भी शेप नहीं होता। और उसी शेप के इर्रेगुलर शेप के, इर्रेगुलर को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं अनियमित। क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं अनियमित। तो अनियमित आकार के होते हैं या फिर इर्रेगुलर शेप के होते हैं। कौन, मैंने कहा यहाँ पे डब्ल्यूबीसी। तो हमने इसके शेप की बात की कि इसका जो है अमीबॉइड शेप होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम ये डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर हम किसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे डब्ल्यूबीसी काउंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट, या फिर इसी को हम ये कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी के अमाउंट की बात करें कि आखिर इनका अमाउंट क्या होता है ब्लड में। देखिए डब्ल्यूबीसी के काउंट या फिर अमाउंट के लिए भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इसका जो अमाउंट होता है वो होता है 6000 से 8000। कितना होता है, मैंने कहा यहाँ पे 6000 से 8000 पर mm क्यूब होता है। और यहाँ पे देखिए पर mm क्यूब जो होता है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने कहा ये यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्लड को क्या करता है, मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ ब्लड को, रक्त के आयतन के संदर्भ में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड के लिए मैंने कहा कि 6000 to 8000 पर mm क्यूब होता है, या फिर रक्त के आयतन के संदर्भ में हमने यहाँ पे पर mm क्यूब लिया है। और इसका अमाउंट कितना है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि इसका जो अमाउंट है वो 6000 to 8000 पर mm क्यूब है। या तो हम इसे क्या कह सकते हैं, या तो हम इसे लिख सकते हैं पर mm क्यूब, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि mm क्यूब अगर ऊपर गया तो यहाँ पे -3 क्यूब लगा सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रक्त के आयतन के संदर्भ में हमने यहाँ पे डब्ल्यूबीसी काउंट और अमाउंट के बारे में क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब सीधे मैं अब डिस्कस करना चाहता हूं इसका नेक्स्ट पॉइंट, और इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब हम ये स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट कि इसका लाइफ स्पेन कितना होता है। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, यहाँ पे इसके लाइफ स्पेन की बात करें, लाइफ स्पेन को क्या कहते हैं, आप जानते हैं लाइफ स्पेन को कहा जाता है जीवन काल, कि ये जो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी होते हैं इसका जीवन काल कितना होता है, कितने डेज का होता है। देखिए यहाँ पर सिंपल पॉइंट ये होता है कि इसका जीवन काल जो है ये 15 आवर्स, ठीक है, मैंने कहा 15 घंटे से कितने दिन का होता है, मैंने कहा 2 डेज का होता है। तो यहाँ पे ये जो है 15 आवर्स टू 2 डेज जो है बेसिकली ये क्या होते हैं, वेरी करते हैं। तो इसके लाइफ स्पेन के बारे में हमने डिस्कस किया, इसके शेप के बारे में डिस्कस किया, डब्ल्यूबीसी आरबीसी का जो रेशियो होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया, साथ साथ यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के काउंट और अमाउंट के बारे में भी हमने क्या किया, डिस्कस किया। और ये भी बोला मैंने कि डब्ल्यूबीसी जो है उसका साइज तो क्या होता है, लार्जर होता है, लेकिन अगर नंबर की बात करें तो ये लेस इन नंबर होते हैं। मैंने कहा इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, कोई भी कलर की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। और लास्ट पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि ये व्हाइट ब्लड कप सेल्स कहलाते हैं या फिर श्वेत रक्त कणिकाएं कहलाते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है, सारी इंफॉर्मेशन आपने डब्ल्यूबीसी के बारे में देखा, जो बिल्कुल बेसिक सा इंफॉर्मेशन है। अब इन सभी बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद हम इसके लेवल को इंक्रीज करते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा बहुत एडवांस लेवल की बात करते हैं। देखिए अब मैं सीधे डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ एक एडवांस लेवल की बात मैं बताने वाला हूं। देखिए अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि स्पेशली हम किसकी बात
बात करें, देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ एक नोट पॉइंट प्रोवाइड करने वाला हूँ। क्या मैं यहाँ पे कुछ एक आपको नोट पॉइंट प्रोवाइड करने वाला हूँ, और इस नोट पॉइंट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, कुछ एक टर्म्स को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देखिए इन नोट पॉइंट में जो हमारा वेरी फर्स्ट जो टर्म होता है ये क्या है, हम यहाँ पे वेरी फर्स्ट जो टर्म हम देखने वाले हैं, आप जानते हैं इसे हमने WBC को बोला है ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट से ही संबंधित कुछ टर्म है। मैंने कहा देखिए एक टर्म होता है ल्यूकोसाइटोसिस, क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस होता है, ठीक है। ल्यूकोसाइटोसिस की बात करेंगे कि ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, हम इसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करेंगे ये है क्या, मैंने कहा अब हम डिस्कस करने वाले हैं ल्यूकोसाइटोनिया, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे कि ये ल्यूकोसाइटोनिया क्या होता है। ल्यूकोसाइटोनिया के बाद हम थर्ड टर्म डिस्कस करेंगे TLC, ठीक है, कि ये TLC क्या होता है। इसके बाद हम एक और पॉइंट इसी WBC से रिलेटेड सारे ये टर्म आपको मैं बता रहा हूं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट पॉइंट में हम इसीलिए कंसीडर कर रहे हैं। देखिए TLC के बाद हम एक और गुणधर्म या फिर एक कैरेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डायपीडिसिस। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा डायपीडिसिस, जो कि यहाँ पे WBC के द्वारा जो है दर्शाने वाला या फिर दर्शाया जाने वाला एक क्या होता है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। इन सभी पॉइंट को अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है। देखिए ये ल्यूकोसाइटोसिस जो है, ऑब्वियस सी बात है ये किससे संबंधित आपको दिख रहा है, मैंने कहा ये ल्यूकोसाइटोसिस ल्यूकोसाइट से संबंधित होता है, मतलब WBC से संबंधित होता है। मैंने कहा यहाँ पर इसको हम किस तरह से डिफाइन करें कि ये देखिए मैंने कहा जो इसका नॉर्मल रेंज होता है वो 6000 से 8000 पर mm³ जो है वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है इसका काउंट होता है, इसका नॉर्मल रेंज होता है। लेकिन अब अगर हम इसमें क्या बात करें, अब अगर हम इसमें बात करें कि उस नॉर्मल रेंज से जो WBC है उसका जो नंबर है वो क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। मैंने कहा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं WBC का जो नंबर है, क्या मैंने कहा यहाँ पे WBC नंबर या WBC काउंट की बात करने वाले हैं, WBC नंबर या WBC काउंट की बात करने वाले हैं। अगर ये क्या हो जाए, मैंने कहा अगर ये इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो अगर ये इंक्रीज हो जाता है तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रेंज से WBC के नंबर या उसका काउंट बहुत बढ़ जाना, इसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और इसी ल्यूकोसाइटोसिस के लिए ये पॉइंट कहा जाता है कि ये जो है बेसिकली नंबर में इतना ज्यादा हो जाना किस कंडीशन में देखा जाता है। तो मैंने कहा या तो क्या हो, एलर्जिक कंडीशन हो, मैंने कहा कोई भी किसी भी तरह के अगर हमें एलर्जी हो जाए या फिर एलर्जिक कंडीशन की बात करते हैं, किस कंडीशन की, यहाँ पे एलर्जिक कंडीशन की बात करते हैं। साथ साथ अगर किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है या फिर हम कहें यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, तो अगर इन्फेक्शन हो जाए या फिर एलर्जिक कंडीशन की बात करें तो इन दोनों ही कंडीशन में हम क्या कहते हैं, मैंने कहा इन दोनों कंडीशन में कहते हैं कि जो WBC का नंबर है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, और इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। अब सीधे लीड करते हैं कि ये ल्यूकोसाइटोनिया क्या होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि ल्यूकोसाइटोनिया, निया जो है, ये जो निया सफिक्स होता है कहीं भी लग जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है डिक्रीज होना। क्या होता है, मैंने कहा डिक्रीज होना होता है, मतलब कम होना होता है। तो ल्यूकोसाइटोनिया को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने कहा देखिए यहाँ पे क्या कहा जाता है कि अगर WBC का जो नंबर है, क्या मैंने कहा WBC का नंबर या फिर इसका काउंट क्या हो जाए, मैंने कहा WBC का नंबर या फिर इसका काउंट अगर इसकी संख्या जो है एक नॉर्मल रेंज से बहुत कम हो जाए, ठीक है। मैंने कहा अब ये क्या हम बात करने वाले हैं, अब यहाँ पे डिक्रीज की बात करने वाले हैं। इंक्रीज हो तो ल्यूकोसाइटोसिस, डिक्रीज हो तो ल्यूकोसाइटोनिया कहते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह की कंडीशन हमें कब देखने को मिलती है, जब जो है WBC का नंबर बहुत कम हो जाता है। तो कोई भी डिजीज का हम अगर बात कर लें कि किसी भी पर्टिकुलर डिजीज की बात करें, सपोज यहाँ पे हम TB की बात करते हैं, TB के साथ साथ हम एड्स जैसे डिजीज की बात करते हैं, या बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिसमें क्या देखा जाता है
कि ये जो WBC का नंबर है वो क्या हो जाता है, मैंने कहा ये डिक्रीज हो जाता है। और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसी को हम ल्यूकोसाइटोनिया कहते हैं। अब सीधे लीड करते हैं कि ये TLC क्या है। देखिए अगर हम TLC की बात करें कि TLC क्या होता है, तो मैंने कहा TLC को कहते हैं टोटल, क्या कहते हैं इसे कहा जाता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या कहते हैं इसे, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं। ये जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है कि इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, मैंने कहा ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ RBC होता है, ठीक है, मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ WBC, ठीक है, RBC नहीं, मैंने कहा WBC जो होता है उसे क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ WBC व्हाइट ब्लड कप सेल्स की जो टोटल संख्या है, जो कुल संख्या है, उसे ही क्या कहते हैं, TLC कहते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हम ये स्टडी करने वाले हैं कि डायपेडेसिस क्या होता है। डायपेडेसिस को हम किस तरह से एक्सप्लेन करें, मैंने कहा देखिए ये जो है WBC के द्वारा दर्शाया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। और इसमें क्या होता है कि मैंने कहा देखिए अगर WBC, ठीक है, मैंने कहा अगर WBC बाहर आ जाए, तो मैंने कहा WBC कहाँ आ जाए, बाहर आ जाए, कम आउट, या फिर इसी को कहते हैं इमर्ज आउट। क्या कहते हैं इसे कहते हैं इमर्ज आउट। मैंने कहा WBC क्या हो जाए, बाहर आ जाए या फिर इमर्ज आउट हो जाए, तो इससे क्या होता है, इससे हमें ये देखने, बाहर कहां से आते हैं ये, बेसिकली बाहर कहां से आएंगे, फ्रॉम, मैंने कहा फ्रॉम ब्लड वेसल्स। कहां से बाहर आएंगे, मैंने कहा ये अगर ब्लड वेसल्स से कहां आ जाए, मैंने कहा ब्लड वेसल्स से ये बाहर आ जाते हैं, तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मैंने कहा इसी कंडीशन को हम कहते हैं डायपेडेसिस। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है डायपेडेसिस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है स्टूडेंट कि यहाँ पे डायपेडेसिस क्या होता है, ये WBC के द्वारा दर्शाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसमें मैंने कहा जिसमें WBC जो है बाहर आ जाता है, इमर्ज आउट हो जाता है। कहां से बाहर आएगा, मैंने कहा ये ब्लड वेसल से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और इस स्पेशल कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, डायपेडेसिस कहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे नोट पॉइंट में 4 टाइप्स के स्पेशल टर्म्स को देखा। अब यहाँ पे वन लास्ट टर्म डिस्कस कर लेते हैं, ल्यूकेमिया। आप सभी ने जो है ल्यूकेमिया डिजीज के बारे में सुना होगा। ल्यूकेमिया को ही क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया को ही कहते हैं ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं ब्लड कैंसर, मतलब रक्त में होने वाला जो कैंसर होता है इसे हम क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। टेक्निकल टर्म क्या होता है, ल्यूकेमिया होता है। अगर यहाँ पे ल्यूकेमिया की बात करते हैं स्टूडेंट कि ल्यूकेमिया में हमें क्या क्या कैरेक्टर देखने को मिलता है, क्या होता है आखिर ल्यूकेमिया में, मैंने कहा यहाँ पर जो WBC का नंबर होता है, ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो WBC का नंबर होता है वो क्या हो जाएगा, मैंने कहा ये WBC का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। और इतना ज्यादा हो जाता है इसका अमाउंट, या WBC का नंबर इतना ज्यादा हो जाता है कि इससे क्या होता है कि इसके खुद के बॉडी सेल्स की क्या हो जाती हैं, डेथ हो जाती है। मैंने कहा खुद के जो बॉडी सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, या इससे हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर ये खुद की बॉडी के सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो रही हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन द WBC नंबर, तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं, या फिर क्या कहेंगे, ल्यूकेमिया कहेंगे। ठीक है, ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे इस स्पेशल कंडीशन में जो है 4 बेसिक टाइप के टर्म्स के बारे में डिस्कस किया, एंड आई एम गोइंग टू रिवाइज इट वन मोर टाइम। हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट द स्पेसिफिक टर्म्स दैट वी हैव स्टडीड। वी हैव स्टडीड द 4 स्पेशल टाइप ऑफ टर्म्स। द फर्स्ट टर्म वाज अबाउट द ल्यूकोसाइटोसिस। इफ आई डिफाइन द ल्यूकोसाइटोसिस, व्हाट इज इट, मैंने कहा ये WBC के जो नंबर होते हैं उसका काउंट होता है, उसका इंक्रीज हो जाना एक नॉर्मल रेंज से। और दिस पर्टिकुलर कंडीशन कैन बी सीन इन द एलर्जिक कंडीशन एंड इन्फेक्शन ऑफ एनी माइक्रोब्स। अगर हम किसी भी प्रकार के एलर्जेंस की बात करते हैं, अगर वो हमें एलर्जी होती है किसी भी चीज से, तो मैंने कहा उस कंडीशन पे भी यहाँ पे क्या हो जाता है, WBC उसका जो अमाउंट है, उसका जो काउंट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर एलर्जी है तो हमें हमारे बॉडी को क्या, किसकी आवश्यकता है, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी की आवश्यकता है, प्रतिरक्षा की आवश्यकता है। और यहाँ पे WBC का नंबर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ऐसा किस कंडीशन में देखा जाएगा, कुछ स्पेशल टाइप के
डिजीज के कंडीशन में देखा जाएगा, ये टीबी में हो सकता है, ये एड्स में हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन जिसमें डब्ल्यूबीसी का नंबर बहुत डिक्रीज हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोनिया कहते हैं। अब देखिए टीएलसी की बात करते हैं। टीएलसी को कहते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या कहते हैं इसे? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ द डब्ल्यूबीसी को ही टीएलसी कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा डायपेडिसिस के बारे में। अगर डब्ल्यूबीसी में पाए जाने वाले ऐसे कैरेक्टर की बात करें जब वो ब्लड वेसल से इमर्ज आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है, इसको हम डायपेडिसिस कहते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इंपोर्टेंट टर्म और भी है, हमने यहाँ पे ब्लड कैंसर की बात की। ये जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मैंने कहा ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर में होता क्या है। मैंने कहा यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि बॉडी के सेल्स क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उस कंडीशन को हम ल्यूकेमिया कहते हैं। तो ये सारे टर्म्स जो थे वो स्पेशल टर्म्स थे विच वाज रिलेटेड विद द डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कप सेल्स, ठीक है। अब देखिए आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दीज स्पेशल पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट थिंग अबाउट द डब्ल्यूबीसी। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द डब्ल्यूबीसी, देन ऑन विच काइंड ऑफ बिहाफ या विच पर्टिकुलर बेसिस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हम ये देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अगेन हम डब्ल्यूबीसी के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करने वाले हैं। मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि ये जो डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, मैंने कहा अगर हम यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी को क्लासीफाई किया जाता है किस बेसिस पे। देखिए यहाँ पे डब्ल्यूबीसी को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे, मैंने कहा इसको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियस। किसके नेचर पे, मैंने कहा यहाँ पे नेचर ऑफ न्यूक्लियस। हम अगर केंद्रक की प्रकृति की बात करें तो केंद्रक के प्रकृति के आधार पर हम इसके नेचर की बात करेंगे, साथ साथ हम ये बात करते हैं कि नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य जो है उसके प्रकृति और केंद्रक की प्रकृति के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी को हम कैसे क्लासिफाई करें, कैसे हम वर्गीकृत करें। देखिए मैंने आपको क्या कहा, आई एम गोइंग टू रिवाइज इट मोर टाइम। वी कैन क्लासिफाई द व्हाइट ब्लड कप सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक की प्रकृति पे कि केंद्रक कैसा होता है इसमें, एंड एज वेल एज वी कैन डिवाइड इट, वी कैन क्लासिफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक नेचर, कि इसका साइटोप्लाज्म जो है कोशिका द्रव्य किस प्रकार का होता है। तो ये दो बेसिस है जिसके बिहाफ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हम यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसको जो कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने कहा इस बेसिस पे न्यूक्लियस के नेचर और साइटोप्लाज्म के नेचर के बेसिस पे इसे टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये कौन कौन सा होता है, देखिए फर्स्ट कैटेगरी हम लेने वाले हैं ग्रेन्युलोसाइट। क्या है, मैंने कहा फर्स्ट कैटेगरी क्या होता है स्टूडेंट, मैंने कहा ग्रेन्युलोसाइट होता है। और सेकेंड कैटेगरी क्या है, मैंने कहा सेकेंड होता है ए ग्रेन्युलोसाइट। क्या होता है, ए ग्रेन्युलोसाइट होता है। देखिए मैंने डब्ल्यूबीसी को टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट वाज अबाउट ग्रेन्युलोसाइट और सेकेंड क्या है, ए ग्रेन्युलोसाइट होता है। अब ये आखिर ग्रेन्युलोसाइट क्या होते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट क्या होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए ग्रेन्युलोसाइट को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कणिका में, क्या कहते हैं इसे कहते हैं कणिका में, हिंदी में कणिका में डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अकणिका में, क्या कहते हैं इसे हिंदी में, इसे कहा जाता है अकणिका में डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अकणिका में डब्ल्यूबीसी कहते हैं। देखिए यहाँ पे कणिका में डब्ल्यूबीसी, अकणिका में डब्ल्यूबीसी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन स्पेशल पॉइंट क्या है ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्पेशल पॉइंट क्या डिस्कस करना है कि ये ए ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट बोला क्यों आखिर। देखिए मैंने कहा यहाँ पे अगर स्पेशली ये बात करें कि ग्रेन्युलोसाइट, तो ये ग्रेन्युलोसाइट जो है वो किस टर्म से राइज हुआ है, मैंने कहा ये ग्रेन्यूल्स से राइज हुआ है। किस बेसिस पे, मैंने कहा ये जो है ग्रेन्यूल्स से राइज हुआ है। ग्रेन्यूल्स को हिंदी में कहते हैं कणिका, क्या कहते हैं इसको, कणिका कहते हैं। अगर यहाँ पे इसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ये ग्रेन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा ग्रेन्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट हो, मैंने कहा अगर इसके साइटोप्लाज्म में, इसके कोशिका द्रव्य में अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है तो उस तरह के डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। लेकिन अगर इसके
साइटोप्लाज्म में, ठीक है। मैंने कहा अगर इसके साइटोप्लाज्म में, जिस प्रकार के आरबीसी के साइटोप्लाज्म में दोज टाइप ऑफ आरबीसी नहीं डब्ल्यूबीसी, दोज टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी इन विच द ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट, ठीक है। और ये ग्रेन्यूल्स कहां एब्सेंट होते हैं? मैंने कहा ये साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो अगर जिस प्रकार के डब्ल्यूबीसी जिसमें क्या हो, मैंने कहा इसके साइटोप्लाज्म में अगर क्या एब्सेंट हो, मैंने कहा अगर इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाएगा ए ग्रेन्युलोसाइट, अकणिका में प्रकार का डब्ल्यूबीसी कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, और हम अब न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि न्यूक्लियस के बेसिस पे भी हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। साइटोप्लाज्म की बात कर ली हमने कि कभी तो यहाँ पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो कभी ग्रेन्यूल एब्सेंट है, इस बेसिस पे इसको ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट कह दिया। लेकिन अब मैं बताने वाला हूं कि ये देखिए, अगर हम स्पेशली इस ग्रेनुलोसाइट की बात करते हैं कि इसका न्यूक्लियस कैसा होता है। देखिए इसका न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए। इसे हम कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं इसे केंद्रक कहते हैं। और अगर इसके न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? देखिए इसका न्यूक्लियस जो होता है वो अलग अलग प्रकार के लोब्स में, लोब्स को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पाली। क्या कहते हैं? पाली कहते हैं। तो ये लॉब्स में क्या होता है? लॉब्स में ये डिवाइड होता है। क्या होता है? मैंने कहा ये लॉब्स में डिवाइड होता है, विभाजित होता है। और इसमें जो है लॉब्स होते कितने हैं? मैंने कहा इसमें जो लॉब्स होते हैं बेसिकली बहुत सारे होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये इस प्रकार के जो ग्रेनुलोसाइट प्रकार के डब्ल्यूबीसी होते हैं इसमें बहुत सारे लॉब्स होते हैं, पालियां होती हैं। इसीलिए इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं मल्टी लॉब्ड। क्या कहते हैं इसे कहते हैं मल्टी लॉब्ड, बहुपालित कहते हैं। क्या कहेंगे इसे हिंदी में? इसे कहेंगे हम बहुपालित, जिसमें बहुत सारे क्या हो? लॉब्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्रेनुलोसाइट को हमने कह दिया कि इसमें जो न्यूक्लियस है इसमें जो है बहुत सारे लॉब्स प्रेजेंट होते हैं या फिर बहुत सारे लॉब्स में डिवाइडेड होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? यहाँ पे मल्टी लॉब्ड कहते हैं, बहुपालित होते हैं ये, ठीक है। लेकिन अब देखिए अगर यहाँ पे हम किसकी बात करें, यहाँ पे ए ग्रेनुलोसाइट की बात करते हैं तो इसका हम अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं, इसके केंद्रक की बात करते हैं तो इसका केंद्रक जो है वो डिवाइडेड नहीं होता। मैंने कहा ये डिवाइडेड नहीं होता। किसमें? मैंने कहा ये लॉब्स में डिवाइडेड नहीं होता। तो इसमें कितने लॉब होते हैं? मैंने कहा एक सिंगल लॉब होता है। कितना होता है? एक सिंगल लॉब होता है। तो इस बेसिस पे जो ग्रेनुलोसाइट प्रकार के जो ये होते हैं डब्ल्यूबीसी होते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाएगा पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर। क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी कहेंगे। क्यों? पॉली क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉली यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मेनी टर्म को, ठीक है। मॉर्फो इसके आकार की, इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और न्यूक्लियर जो है इसके न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। देखिए मैंने कहा इसके न्यूक्लियस में बहुत सारे लोब्स है ना, मैंने कहा मल्टी, और मल्टी के लिए मैंने यहाँ पॉली यूज किया है। तो यहाँ पे चूंकि इसके न्यूक्लियस जो है बहुत सारे लोब्स में डिवाइड हो जाते हैं, मल्टीपल यहाँ पे या मल्टी लॉब्ड होते हैं ये डब्ल्यूबीसी, इसीलिए इसे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे क्या कहेंगे? फिर इसे अब बोलेंगे क्या? इसे बोलेंगे मोनोन्यूक्लियर। क्या बोलेंगे इसे कहते हैं मोनोन्यूक्लियर टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी कहते हैं, जहां पे लोब कितने हैं? मैंने कहा यहाँ पे एक सिंगल लोब होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इतने सारे पॉइंट डिस्कस किए और यहाँ पे मोनो जो है वो सिंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हमने इतने सारे पॉइंट को डिस्कस करने के बाद अब सीधे लीड करते हैं सम टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को, कि ये जो यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट होते हैं स्टूडेंट, इसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है? मैंने कहा इसको जो है ग्रेनुलोसाइट टाइप के जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ये कितने टाइप्स होते हैं इसके? मैंने कहा इसके 3 टाइप्स होते हैं। कितने? इसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम ये डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इसमें जो हम फर्स्ट टाइप की बात करेंगे वो क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसमें वेरी फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा? मैंने कहा इसे कहते हैं न्यूट्रोफिल। क्या कहेंगे इसे कहा जाता है न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, ठीक है। सेकेंड जो होता है यहाँ पे सेकेंड टाइप जो होता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एसिडोफिल। क्या कहते हैं इसे कहते हैं एसिडोफिल्स कहते हैं। इसी एसिडोफिल्स को और क्या कहते हैं?
हैं, इसे कहते हैं इओसिनोफिल। क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे इओसिनोफिल्स भी कहते हैं, या तो हम इसे इओसिनोफिल्स कह सकते हैं, या फिर हम इसे एसिडोफिल्स कह सकते हैं, या फिर इसे न्यूट्रोफिल भी होता है एक कैटेगरी। तो दो टाइप के बारे में हमने स्टडी कर लिया। थर्ड टाइप क्या होता है? थर्ड को कहते हैं बेसोफिल। क्या कहते हैं इसे हम बेसोफिल्स कहते हैं। देखिए मैंने कहा यहाँ पे बेसोफिल्स है, एसिडोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है। अब हम यहाँ पे 3 कैटेगरी के बारे में इसमें स्टडी कर चुके हैं। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम किसकी बात करें, ए ग्रेनुलोसाइट टाइप के WBC की बात करते हैं, तो इसके कितने टाइप्स होते हैं? इसे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कितने? मैंने कहा यहाँ पर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। और ये 2 टाइप्स क्या क्या होता है मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। देखिए मैंने कहा इसमें जो 2 टाइप्स होता है स्टूडेंट, बेसिकली ये क्या क्या होते हैं। फर्स्ट जो होता है, ठीक है, मैंने कहा फर्स्ट टाइप जो होता है इसे हम कहते हैं क्या? इसे कहते हैं लिम्फोसाइट। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं लिम्फोसाइट। सेकेंड टाइप जो होता है ये बी है, ठीक है, और इसे सेकेंड जो ए ग्रेनुलोसाइट होते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मोनोसाइट। क्या कहते हैं इसे हम मोनोसाइट कहते हैं, ठीक है। तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब हम ये डिस्कस कर लें कि ये लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल के बारे में डिस्कस कर लिया, लेकिन आपको इतना मालूम चल गया है कि टोटल अगर WBC के टाइप्स की बात करें तो 5 टाइप्स के होते हैं। देखिए मैंने कहा न्यूट्रोफिल होता है, एसिडोफिल भी होता है, बेसोफिल होता है, लिम्फोसाइट होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं। तो 5 प्रकार के WBC होते हैं। हालांकि जो इससे अपर लेवल की कैटेगरी की बात करते हैं वो 2 ही थे, एक ग्रेनुलोसाइट थे और क्या थे? ए ग्रेनुलोसाइट थे। अब हम यहाँ पे स्पेशली डिस्कस कर लें कि ये जो न्यूट्रोफिल होता है इसके बारे में आपको कौन कौन से पॉइंट रिमेंबर रखना है। देखिए न्यूट्रोफिल के बारे में जो स्पेसिफिक पॉइंट ये होता है स्टूडेंट कि ये टोटल 65% से 70% होता है। 65% से 70% ऑफ TLC के बारे में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल जो नंबर ऑफ WBC होता है उसे TLC कहते हैं। और 65% से 70% क्या होता है? केवल TLC होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा यहाँ पे TLC का जो है न्यूट्रोफिल होता है। अब हमने ये तो पॉइंट इसके बारे में स्टडी किया, लेकिन ये इसका फंक्शन क्या होता है। देखिए अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं कि यहाँ पे स्पेशली किसके फंक्शन की बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे न्यूट्रोफिल के फंक्शन की बात करते हैं। तो मैंने कहा ये फेगोसाइटोसिस शो करते हैं। क्या होते हैं ये? मैंने कहा ये जो है स्टूडेंट फेगोसाइटोसिस दर्शाते हैं। फेगोसाइटोसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? ये इस प्रकार के नेचर को कहते हैं भक्षकाणु व्यवहार। क्या कहते हैं? भक्षकाणु व्यवहार कहते हैं। मतलब फेगोसाइटिक नेचर शो करते हैं। फेगोसाइटिक नेचर को हम और क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसा नेचर होता है जिसमें ये प्रिवेंट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स। अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीवों के जो है डेवलपमेंट को क्या करते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं, उसको रोक देते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इसीलिए हमने क्या कह दिया? इसको न्यूट्रोफिल कह दिया। अब सीधे हम बात करते हैं इओसिनोफिल का क्या कार्य होता है। देखिए इओसिनोफिल के वर्क की बात करें तो इसका वर्क क्या होता है? ये जो है क्या काम आते हैं? मैंने कहा ये एलर्जिक रेस्पॉन्स में वर्क करते हैं, ठीक है। एलर्जिक रेस्पॉन्स वाले कार्य इसका होता है कि अगर किसी भी चीज से हमें एलर्जी है तो उसके लिए जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं, उसमें किस प्रकार का WBC जो है हेल्प करता है? मैंने कहा इट इज एसिडोफिल। एसिडोफिल को ही क्या कहते हैं? इओसिनोफिल कहते हैं। अब हम सीधे बात करते हैं बेसोफिल के बारे में। बेसोफिल किस प्रकार के फंक्शन को शो करेगा? देखिए बेसोफिल का जो फंक्शन होता है ये सम टाइप ऑफ सब्सटेंस को सिक्रेशन होता है, ठीक है। ये क्या होता है? सम टाइप ऑफ सब्सटेंस को सिक्रेट करते हैं। और वो जो भी सब्सटेंस होता है ये कौन कौन से होते हैं हम ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये सब्सटेंस जो होते हैं बेसिकली कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं हिपेरिन। क्या होते हैं? मैंने कहा इसमें होता है हिपेरिन। हिपेरिन के साथ साथ और क्या होता है? मैंने कहा इसमें होता है हिस्टामिन, ठीक है। हिपेरिन के साथ और क्या होता है? मैंने कहा हिस्टामिन होता है। हिस्टामिन के साथ और क्या हो सकता है? मैंने कहा सीरोटोनिन होता है। क्या होता है? सीरोटोनिन होता है। ये सारे जो सब्सटेंस होते हैं वो किसके थ्रू रिलीज होते हैं? मैंने कहा ये देखिए हिपेरिन होता है, हिस्टामिन होता है, सीरोटोनिन। हिपेरिन क्या होता है? एक एंटीकोएगुलेंट होता है। क्या होता है? एंटीकोएगुलेंट होता है जिसका सिक्रेशन बेसोफिल कर रहा है।
हमने इतने सारे पॉइंट के बारे में यहाँ पे स्टडी किया। अब सीधे लीड करते हैं हम यहाँ पे इसके फंक्शन, इन तीनों के फंक्शन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब सीधे हम यहाँ पे जो ए ग्रेन्युलोसाइट अकणिका में प्रकार के WBC होते हैं उसके फंक्शंस को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे स्पेशली लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के बारे में स्टडी करें, लिम्फोसाइट के बारे में देखिए आपको कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे लर्न होना चाहिए। मैंने कहा लिम्फोसाइट जो होते हैं ये भी कितने टाइप्स के होते हैं, पहले इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। इन दोनों के फंक्शन को हम कंबाइनली स्टडी कर लेते हैं। इन दोनों का ही फंक्शन क्या होता है, मैंने कहा एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, मैंने कहा इन दोनों का ही फंक्शन होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है। कि एंटीबॉडी का मतलब क्या है, आप सभी को पता है कि यहाँ पे ये क्या उत्पादित करते हैं। मैंने कहा ये प्रतिरक्षी जो अणु होते हैं उसका क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो एंटीबॉडी है हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें ये जो एंटीबॉडी है ये प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी, हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो देखिए आपने कि यहाँ पे जो न्यूट्रोफिल और ये जो यहाँ पे एसिडोफिल थे और बेसोफिल थे, इनके तो फंक्शंस थे वो तो बिल्कुल बेसिक से फंक्शन थे। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में जो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो होता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडी हमारे बॉडी में क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ताकि किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए हमारी जो बॉडी है वो रेजिस्टिव हो सके, प्रतिरोधी प्रकार के हो सके। ठीक है, हमने इतने तरह के फंक्शंस के बारे में स्टडी किया। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं एक और पॉइंट कि स्पेशली यहां पे लिम्फोसाइट की अगर बात करते हैं, किसकी बात करें, हम यहां पे एक अलग से पॉइंट लेने वाले हैं। मैंने कहा यहां पे देखिए हम स्पेशली लिम्फोसाइट की बात करें, किसकी बात करें, हम यहां पे लिम्फोसाइट की बात करते हैं। तो ये जो लिम्फोसाइट होता है स्टूडेंट, इसके बारे में क्या कहते हैं, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं, मैंने कहा ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। ये 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा यहां पर जो फर्स्ट टाइप का लिम्फोसाइट होता है इसे हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट। क्या कहते हैं इसे कहते हैं टी लिम्फोसाइट। और जो सेकेंड टाइप का लिम्फोसाइट होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बी लिम्फोसाइट। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है बी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट प्रकार के यहाँ पे लिम्फोसाइट के 2 टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अगेन हम बात करते हैं कि स्पेशली टी लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो ये भी कितने टाइप्स के होते हैं, मैंने कहा ये भी, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइप जो होता है स्टूडेंट इसे कहते हैं टी हेल्पर सेल्स। क्या कहते हैं इसे कहते हैं टी हेल्पर सेल्स कहते हैं। और एक क्या होता है, मैंने कहा एक होता है टी किलर सेल्स। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर इन दोनों सेल्स के बारे में हमें स्टडी करना होता है। लिम्फोसाइट के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट के कितने टाइप्स होते हैं, मैंने कहा अगेन 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट में बात करते हैं जो कि एंटीबॉडी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। हम इन सारे पॉइंट को वन मोर टाइम, ये जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, हम इसको वन मोर टाइम क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको किस तरह से इन सारे पॉइंट्स को जो है यहाँ पे क्लासिफाई किया है, इसके बारे में सारे पॉइंट को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको ये कहा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि WBC को किस आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं। मैंने कहा WBC क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियस, इनमें पाए जाने वाला न्यूक्लियस कितने लॉब्स में डिवाइडेड होता है। साथ साथ हमने ये देखा कि इसमें पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल एब्सेंट होते हैं या कणिकाएं ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, हम इसकी बात करते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पर इस बेसिस पे इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जो फर्स्ट कैटेगरी था वो क्या था, ग्रेन्युलोसाइट था। सेकंड कैटेगरी क्या है, मैंने कहा ये एक ग्रेन्युलोसाइट होते हैं। अगर इसके साइटोप्लाज्म में मैंने कहा ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या हो गए, ग्रेन्युलोसाइट हो गए। अगर इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं तो ये क्या हो गए, एक ग्रेन्युलोसाइट हो गए। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत सारे जो है लोब्स में, पालियों में विभक्त होता है, डिवाइडेड होता है। यहाँ पे इसीलिए क्या कहते हैं, ये मल्टी लॉब्ड होता है, ये बहुपालित होता है, मल्टी लॉब्ड होता है इसका न्यूक्लियस, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBC कहते हैं। यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस होता है वो मैंने कहा डिवाइडेड नहीं होता।
और यहाँ पे एक सिंगल लॉब होता है, इसीलिए इस प्रकार के न्यूक्लियस के कारण इसे हम इस प्रकार के WBC को क्या कह रहे हैं, इस प्रकार के WBC को हम मोनोन्यूक्लियर WBC कहते हैं। अब देखिए हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। ग्रेनुलोसाइट के 3 टाइप्स होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट के 2 टाइप्स होते हैं। मैंने कहा देखिए न्यूट्रोफिल होता है, एसिडोफिल होता है, बेसोफिल होता है। न्यूट्रोफिल जो है वो टोटल जो है ल्यूकोसाइट काउंट का न्यूट्रोफिल 65 to 70% होता है, और इसका जो फंक्शन था वो क्या था, फेगोसाइटोसिस, भक्ष का अनुव्यवहार दर्शाते हैं। अगर किसी भी प्रकार का माइक्रोब्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है उसको प्रिवेंट करते हैं, सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकते हैं। अब देखिए और इस तरह से ये क्या करते हैं, WBC इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने कहा एसिडोफिल या फिर इओसिनोफिल की बात करें तो मैंने कहा ये एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अगर हमारे बॉडी को किसी भी सेंसिटिविटी है या फिर संवेदनशीलता है किसी भी फैक्टर को लेकर के, तो वहां पे उस एलर्जी के लिए रिस्पॉन्स करने का जो वर्क होता है किस प्रकार के WBC का होता है, एसिडोफिल या इओसिनोफिल का होता है। बेसोफिल की बात करें, हिपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन जैसे पदार्थों को क्या कर रहे हैं, स्रावित कर रहे हैं। मैंने अगर ए ग्रेनुलोसाइट को क्या कहा, लिम्फोसाइट मोनोसाइट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहां पे देखा आपने कि ये जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है इन दोनों का कंबाइनली वर्क क्या का एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको ये भी तो बताया कि एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं साथ साथ प्रतिरक्षी मतलब उत्पादन करते हैं और प्रोवाइड क्या करते हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और मैंने आपको यही बताया कि अगर हम लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं इसके? 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है टी लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट होते हैं उसमें भी हम 2 टाइप्स के सेल की बात करते हैं, टी हेल्पर सेल और एक क्या होता है, टी किलर सेल होता है। ठीक है, अब देखिए अब इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के साथ हमने WBC के बारे में कंप्लीट जो है नॉलेज को गेन कर लिया है। अब सीधे लीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए अभी नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक बात बता दूं। अभी तक हमने इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या स्टडी कर लिया है। मैंने जैसा कि आपको इनिशियल फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि हम इस चैप्टर को 2 हाफ्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक पूरा ब्लड से रिलेटेड होगा और एक पूरा जो है हार्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे ब्लड से संबंधित जो भी कंटेंट है उसको पढ़ रहे हैं, हमने पहले ब्लड में जो है प्लाज्मा के बारे में पढ़ा, ब्लड में प्लाज्मा के साथ हमने डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स के बारे में स्टडी किया। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द RBC एंड एज वेल एज द प्लेटलेट, और इस लेक्चर में हमने WBC के बारे में स्टडी किया। और यहाँ पर WBC के फिनिश होते के साथ ही मैंने कहा कि ये जो ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। प्लाज्मा के बारे में भी हमने क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है। अब हम डायरेक्टली लीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, अब हम क्या स्टडी करने वाले हैं, ब्लड क्लोटिंग के प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं कि आखिर ये जो है ब्लड क्लोटिंग जो होता है क्या होता है। देखिए ब्लड क्लोटिंग जो है उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ब्लड क्लोटिंग की बात करते हैं तो ये क्लोट क्या होता है, मतलब ये जो थक्का बनता है रुधिर का या रक्त का जो थक्का होता है, क्लोट का फॉर्मेशन होता है। तो क्लोट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं इसके बारे में कुछ एक बेसिक बातें जो हैं हम इसे कवर करने वाले हैं। देखिए मैंने कहा कि हमारा टॉपिक क्या है, हम स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में, मैं आपको बताने वाला हूं ब्लड क्लोटिंग के बारे में। किसके बारे में, मैं आपको यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग के बारे में बताने वाला हूं। देखिए ब्लड क्लोटिंग के बारे में क्या कहा जाता है कि ब्लड क्लोटिंग होता क्या है। मैंने कहा इसे हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए हम ये देख लें तो इसके हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रक्त स्कंदन। क्या कहते हैं इसे कहते हैं रक्त स्कंदन या ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। ब्लड क्लोटिंग या फिर रक्त स्कंदन तो कह दिया, मैंने कहा यहाँ पर और क्या कह सकते हैं इसको, इसे ही कहते हैं स्टूडेंट क्या, इसे ही हम कहते हैं ब्लड कोएगुलेशन। क्या कहते हैं इसे ही कहा जाता है और इसे ही क्या कहते हैं, ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा इसे क्या कहते हैं, ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे या तो हम इसे कह दें ब्लड क्लोटिंग या फिर इसे कह दें क्या, ब्लड कोएगुलेशन। अब देखिए यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग या ब्लड कोएगुलेशन के लिए मैंने बताया, और साथ साथ इसे और क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं रक्त का थक्का बनना। क्या बनना, रक्त का थक्का को कहते हैं क्लॉट,
क्लॉट का जो है फॉर्मेशन होना ये किस प्रकार से होता है, इसके बारे में इस लेक्चर में हम कुछ एक बेसिक पॉइंट स्टडी करते हैं। डिटेल में इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसके बारे में हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए मैं आपको पहले ये बता दूं कि अगर हम बात करें क्लॉट, ठीक है, ये क्लॉट टर्म क्या होता है, अगर ब्लड जो होता है अगर क्लॉट होता है तो क्लॉट टर्म को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए इस क्लॉट टर्म को डिफाइन करने के लिए ये कहा जाता है कि जैसे ही ब्लड बाहर आता है, ठीक है, मैंने कहा जैसे ही ब्लड कहां से बाहर आए, मैंने कहा ये बाहर आता है ब्लड वेसल से। कहां आ जाए, मैंने कहा ये जो है ब्लड वेसल से ये ब्लड जो है कहां पे आ जाए, मैंने कहा बाहर आ जाए। अगर ब्लड वेसल से ब्लड बाहर आ रहा है तो यहां पर ये कहा जाएगा कि अगर बाहर आ रहा है तो हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, मैंने कहा ये बाहर आते हैं और इस ब्लड का जो कंटेंट होता है वो जेल लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, मैंने कहा जेली के समान संरचना में बदल जाता है और इसमें ही इसी पर्टिकुलर फॉर्म को हम क्या कहते हैं, जेल लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं, जो ब्लड का कंटेंट होता है ब्लड वेसल से बाहर निकलने के बाद जो जेल लाइक स्ट्रक्चर में जो है अपने आप को ढाल लेता है उसी पर्टिकुलर जेल लाइक स्ट्रक्चर को क्लॉट कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्लॉट क्या होता है, क्लॉट जो होते हैं वो फाइब्रिन के क्या होते हैं, थ्रिड होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा ये फाइब्रिन के थ्रिड होते हैं। बेसिकली ये फाइब्रिन का जो है एक नेटवर्क फॉर्म हो जाता है इसके प्रोसेस में। क्या होता है, मैंने कहा ये फाइब्रिन क्या होता है, फाइब्रिन एक प्रोटीन होता है और ये जो फाइब्रिन है इसी का एक थ्रिड या फिर नेटवर्क बन जाता है और इस नेटवर्क में क्या ट्रैप हो जाते हैं, मैंने कहा इसी नेटवर्क में ट्रैप हो जाते हैं अलग अलग प्रकार के ब्लड कप सेल्स, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो ब्लड कप सेल्स होते हैं, कणिकाएं होती हैं, वो क्या हो जाते हैं यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं और ब्लड कप सेल्स के इस फाइब्रिन के नेटवर्क में ट्रैप हो जाने के कारण ये यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, एक जेल के समान स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाता है और इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही क्लॉट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर स्पेशली फाइब्रिन की बात करते हैं तो फाइब्रिन जो होता है वो क्या होता है, मैंने कहा ये इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है, अविलेय प्रकार का होता है और इसके अलावा और क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल के साथ साथ ये और कैसे होते हैं, ये यहाँ पे जो है पॉलीमर यूनिट होता है। क्या होता है, पॉलीमर यूनिट होता है, मतलब बहुलक इकाई होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा यहाँ पर ये बहुलक इकाई होते हैं। तो हमने इन सभी पॉइंट के बारे में डिस्कस किया कि क्लॉट जो है उसको हम आखिर किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो ब्लड वेसल से जैसे ही ब्लड बाहर निकला जेल लाइक स्ट्रक्चर में आ गया, उसी जेल लाइक स्ट्रक्चर के लिए हमने क्लॉट वर्ड को यूज किया है। या फिर क्लॉट क्या है, फाइब्रिन जो कि एक इनसॉल्युबल और पॉलीमर यूनिट होता है, उसका क्या होता है, मैंने कहा उसका नेटवर्क बनता है और यहाँ पे इसमें इसी नेटवर्क में इसी जाल जैसे स्ट्रक्चर में अलग अलग प्रकार के जो रक्त कणिकाएं होती हैं, ब्लड कप सेल्स होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं और क्लॉट को फॉर्म कर लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट कि अगर इसी ब्लड क्लॉटिंग के बारे में नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें, देखिए हम अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक या फिर इसी से रिलेटेड है ये टर्म है, ये बेसिकली हम अब पढ़ने वाले हैं BCF के बारे में। किसके बारे में, BCF क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम इसे कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन फैक्टर। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। क्या कहते हैं इसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। अब ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है स्टूडेंट, इसे हम किस तरह से समझ सकते हैं। देखिए ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है ये कितने, इसके नंबर की बात करते हैं, टोटल नंबर की बात करते हैं हम यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में जो है 13 टाइप के BCF की बात करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की बात करते हैं। इसके लिए जो है कल के लेक्चर में मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड करूंगा कि ये 13 टाइप के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं और उनमें से किन फैक्टर्स का जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है ब्लड के क्लॉटिंग के प्रोसेस को, उसके जो है क्या कहते हैं, ब्लड के क्लॉटिंग के प्रोसेस को या फिर उसके रक्त के थक्का निर्माण की प्रक्रिया को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं उसको ये क्या करते हैं, मैंने कहा इसको प्रमोट करते हैं। क्या करते हैं, ये इसको प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं।
तो ऐसे फैक्टर, ऐसे कारक जो कि रक्त के स्कंदन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं और संख्या में 13 होते हैं, इसे क्या कहते हैं, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कहते हैं। अब देखिए इसके बाद हम ये स्टडी करने वाले हैं कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर तो हमने स्टडी कर लिया। अब देखिए मैं आपको ये बताने वाला हूं कि यहाँ पे 13 टाइप के जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन अब मैं वन लास्ट पॉइंट यहाँ पे इसी टॉपिक में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। मैंने कहा देखिए ये लास्ट पॉइंट में हम ये स्टडी करने वाले हैं कि कुछ एक सब्सटेंस होते हैं, उसे कहते हैं एंटीकोएगुलेंट। क्या कहते हैं, एंटीकोएगुलेंट कहते हैं। एंटीकोएगुलेंट को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रतिस्कंदक। क्या कहेंगे इसे, मैंने कहा इसे कहते हैं प्रतिस्कंदक कहेंगे। ठीक है, प्रतिस्कंदक जो होते हैं वो क्या होता है हम ये डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा ये एंटीकोएगुलेंट जो होता है स्टूडेंट बेसिकली क्या होता है, ये कुछ ऐसे प्रकार के सब्सटेंस होते हैं या पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस या पदार्थ जो कि क्या करते हैं, मैंने कहा जो क्लोटिंग के प्रोसेस को रोक देते हैं। ठीक है, मैंने कहा इसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, उसको रोकते हैं, रक्त के थक्का का निर्माण नहीं होने देते हैं। ब्लड का कोएगुलेशन को रोकने वाले जो भी सब्सटेंस होते हैं उसे क्या कहते हैं, एंटीकोएगुलेंट कहते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी हम कल के लेक्चर में एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या डिस्कस किया, इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द WBC, द नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, एंड एज वेल एज हमने इसी लेक्चर में ब्लड क्लोटिंग के बारे में कुछ एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में जाना। इन द नेक्स्ट लेक्चर में आपको ब्लड क्लोटिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, उसकी क्रियाविधि कैसी होती है, कि आखिर किस स्टेप्स में, किन किन स्टेप्स के थ्रू यहाँ पे ब्लड का क्लोटिंग देखा जाता है, इन सभी के साथ मैं ये ब्लड क्लोटिंग जो 13 टाइप के जो फैक्टर होते हैं उसका एक चार्ट प्रोवाइड करूंगा। ब्लड क्लोटिंग के बारे में स्टडी करने के बाद हम क्या स्टडी करेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। ब्लड ग्रुप में भी हम यहाँ पे ABO सिस्टम, ABO ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे जिसे लैंडस्टीनर ने दिया था, और इसके साथ साथ हम RS सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।